नहीं बच्चों, कल हम आपको टॉक्साइड के बारे में बता रहे थे। तो बताया था कि टॉक्साइड एक तरह के एक्सोटॉक्सिन होते हैं और ये बैक्टीरिया के द्वारा इनको बनाया जाता है कि इसमें बैक्टीरिया की प्रोटीन को, एंटीजन प्रोटीन को फॉर्मेलिन के द्वारा ऊष्मा देकर अल्ट्रावायलेट किरणों या अन्य रसायनों के द्वारा अपचारित करके इनकी अविषालु प्रोटीन को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रतिजनत्वता विशिष्टता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप ये टॉक्साइड की प्रतिरक्षा क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है। अतः टॉक्साइड कैसे होते हैं? नॉन टॉक्सिन होते हैं, प्रतिरक्षी जनी अणु इनमें ज़्यादा होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ के निर्माण को प्रेरित करते हैं, किंतु किसी प्रकार का कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करते। टॉक्सिन्स की प्रत्येक प्रिपरेशन में कुछ अणु पूर्ण रूप से अविषालुता होते हैं, कुछ में शेष निम्न विषालुता होती है और या अविषालु वाले होते हैं, लेकिन इनमें प्रतिरक्षा जनिक अधिक होते हैं। इसका मतलब है कि टॉक्सिन जो होते हैं वो टॉक्सिन प्लस टॉक्साइड का मिश्रण होते हैं। इसके द्वारा जो बनता है उससे डिप्थीरिया और टिटनेस में इलाज किया जाता है। तो टॉक्साइड से और वैक्सीनेशन से दोनों तरह से बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों पर रोकथाम की जा सकती है। तो वैक्सीन और टॉक्साइड में क्या अंतर है? तो वैक्सीन जो होती है वो कैसी होती है? क्षीण जीवित या मतलब कुछ जीवित या मृत वायरस के कण को लेकर बनाया जाता है, संक्रमण के लिए किया जाता है और ये इनको रूपांतरित किया जाता है, मतलब इनको बदला जाता है, ना कि इनको लिया जाता है। फिर है क्षीण वायरस में प्रतिबचाव तो रहता है, विषालुता समाप्त हो जाती है। इसमें वायरस तो रहता है लेकिन उसकी विषालुता समाप्त हो जाती है। इसमें भी प्रतिजनत्व रहता है लेकिन विषालुता समाप्त हो जाती है। एंटीबॉडीज के उत्पादन को ये प्रेरित करते हैं, ये बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। सजीव वायरस, प्रोटीन वायरस, आरएनए दोनों होते हैं। इसमें मृत में आवरण होता है केवल, और इसमें बैक्टीरिया के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन दोनों होती हैं। तो ये तो इनका अंतर है कि टॉक्साइड क्या है और वैक्सीन क्या है। अब है कि प्रतिरक्षा तंत्र में अव्यवस्था क्या होती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र में जब किसी प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है, मतलब रेगुलर सही से नहीं चलते हैं, तो जो रोग होते हैं वो अपने से ही हो जाते हैं। तो इसका रोग होता है एलर्जी। एलर्जी एक प्रतिरक्षा तंत्र में जब अव्यवस्था हो जाती है तो रोग हो जाता है, उसको कहते हैं एलर्जी। एलर्जी होता है वो किसी भी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। मतलब एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की कोई क्रियाशीलता नहीं है उसमें, तो वो एलर्जी का रूप ले लेती है। जो एंटीजन प्रतिक्रिया उद्दीपित करते हैं एलर्जी कहलाते हैं, और जिन एंटीजन के कारण ये प्रतिक्रिया उद्दीपित होती है उसको एलर्जीन कहते हैं। एलर्जीन LGE एंटीबॉडीज के उत्पादन को उद्दीपित करते हैं। ये LGE एंटीबॉडीज कंडक्टिव टिश्यू को मास्ट सेल्स से जोड़ता है और एलर्जीन इन LGE एंटीबॉडीज से जुड़ जाते हैं। एलर्जी सब मास्ट सेल्स से हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन के सिक्रीशन को उत्प्रेरित करते हैं। इससे क्या होता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन सब्सटेंस होता है जिससे ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। टिश्यू से द्रव सिक्रीशन बढ़ जाता है जिससे क्या हो जाता है? छींकना, खांसना, आँखों में पानी आना, सांस लेने में परेशानी, नाक व आँखों से पानी, जुकाम के लक्षण शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों में हिस्टामिन के सिक्रीशन से फेफड़ों में जब हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जिसके कारण शरीर में कई प्रकार की परेशानियां आती है। जब फेफड़ों में हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है? ब्रोंकियोल सिकुड़ जाते हैं जिससे फेफड़ों में बाधा उत्पन्न होती है, सांस लेने में बाधा आती है, सांस लेने में कष्ट होता है। इसको कहते हैं दमा। जो दमा की बीमारी होती है वो इन्हीं के कारण होती है जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन की संख्या ज़्यादा होने लगती है या सेरोटोनिन की संख्या ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो जिसके कारण ब्रोंकियोल्स में सिकुड़ जाते हैं और हमें फेफड़ों में तकलीफ होती है तथा सांस लेने में कष्ट होता है। ब्रोंकियल एपिथेलियम की म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ब्रोंकियोल्स की एपिथेलियम सेल्स होती है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, उसमें क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जिससे ये ब्रोंकियोल्स कैविटी में
भर कर, और ये जब म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जाएगा तो म्यूकस निकलने लगेगा और वो उसकी कैविटी में भर जाता है, जिससे श्वसन में परेशानी पैदा करता है। एलर्जी किसी भी पदार्थ से हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। एलर्जी किसी भी पदार्थों से हो सकती है, जैसे मांस, मछली, अंडे, फूल की गंध, मकरंद, पराग, दूध, पनीर, दवा, प्रसाधन के साथ का चीज़ें, ग्लूकोज की चीज़ें, चांदी, धूल, धुआं। इसके उपचार में प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हिस्टामिन ज़्यादा बनती है तो उसका प्रतिहिस्टामिन का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इसके आगे का समझाएंगे। बाय।